हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है कि जो रशिया ने एक इन्वेजन, यहाँ पे वॉर जो चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, कन्फ्लिक्ट रादर विल बी द राइट वर्ड, जो चल रहा है, इसके क्या इन्वायरमेंटल कॉस्ट हैं। तो इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से हम इसको डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और देखिए, कोई भी कोर्स आप स्टडी IQ से लेना चाहते हैं, आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो33। और ये जो कोड है इस पर 33% ऑफ आपको डायरेक्टली मिलेगा। सो डू यूज़ दिस कोड। बाकी प्रिंट मीडिया में भी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न पावर्स वैसे ही कंडेम कर रही हैं रशिया को इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए, और इन्वायरमेंटल समिट पे इन्वायरमेंट रीजंस की वजह से भी उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है रशिया को। देखिए, अब रशियन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, आपको हर एक पहलू से इसको डिस्कस करना आना चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट हो ही रहा है। अब देखिए, पॉलिटिकल एंगल क्या है वो हमने वेरियस जगह डिस्कस किया, बाकी फैकल्टीज़ भी टाइम टू टाइम डिस्कस कर रही हैं। सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी देश जहाँ पे इस तरह के हालात बन जाते हैं वो 10 से 15 साल पीछे चला जाता है, लोग सोशली बैकवर्ड हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। सो मैनी रीजंस, पॉलिटिकल, सोशल। उसके बाद एंगल आता है आपका इन्वायरमेंटल। कोई भी इस तरह की जो स्ट्राइक्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट पे इनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम आज का जो डिस्कशन है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की तरफ से करेंगे। अब ये एक स्ट्राइक बोली जा रही है, बट दिस इज़ एन इन्वेशन स्टाइल स्ट्राइक। अब और भी बुरी खबरें कन्फ्लिक्ट से आ रही हैं, कितने सिविलियंस भी मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो जा ही रहा है। इंडियन स्टूडेंट की भी एक डेथ हो गई है, जो यूक्रेन, हमारे जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, 18 to 20,000 स्टूडेंट्स हमारे यूक्रेन में यूजुअली मेडिकल पढ़ने के लिए जाते हैं या डिफरेंट कोर्सेज करने जाते हैं, जो वहाँ पे अटके हुए हैं। उनमें से एक स्टूडेंट की डेथ रिपोर्ट कंफर्म हुई है। दैट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। अब इस तरह की सिचुएशंस देखिए, एक डेडलीस्ट सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। यूरोप में आप देखिए ये सिचुएशन इन्वायरमेंटल, और यूक्रेन में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इससे मिलिट्री डेथ्स तो हो ही रही हैं, आपके सिविलियन डेथ्स भी हो रही हैं, जिस वजह से इन डेथ्स की वजह से, जैसे अब इंडियन स्टूडेंट्स भी वहाँ पे पैनिक में हैं, क्योंकि अब सिविलियन डेथ्स की बात सामने आ रही है। इससे माइग्रेशन इंक्रीज हो रही है। लोग जहाँ पे कन्फ्लिक्ट प्रोन्ड एरियाज़ हैं उनको छोड़ के भाग रहे हैं, बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेशन क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहा है। यूक्रेन में अब ये स्थिति है। अब 3 मंथ ही हुए हैं, आपने COP26 पे हमने डिस्कशन किया था, क्लाइमेट समिट हुआ है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े वादे हमने किए, प्लेजेस लिए कि हम इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रोल करेंगे, अच्छा बनाएंगे। लेकिन अब इस कन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ और ही दिख रहा है। इरिवर्सिबल डैमेज होते हुआ दिख रहा है हमको क्लाइमेट पे, और ये सब आपकी गन्स और जो भी मिलिट्री वेपन्स हैं उनकी वजह से होता है कि आपका इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है। और पॉसिबली अभी तक जितना हम अचीव कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, वो सब इरिवर्स हो जाएगा, वो वापस पीछे चले जाएंगे हम लोग। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस में आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट हमारा किस तरह से बिहेव कर रहा है, एकदम क्रेजी। फ्यूल प्राइसेस आपके कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो गए हैं। सोशल पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो रीजन में है और इनफैक्ट वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि पूरी हिली पड़ी है। इस वजह से एक अनरियलाइज्ड क्लाइमेट एक्शन, अब क्या लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब सोच में पड़ गए हैं। अब देखिए, हाउ द मिलिट्री इफेक्ट्स क्लाइमेट चेंज। मिलिट्री किस तरह से क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करती है, बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। 2019 की एक स्टडी है लैनकास्टर यूनिवर्सिटी की और डुरहम यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने ये पाया था, यहाँ पे मैं यूएस की बात करूँगी, कि यूएस मिलिट्री हिस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लाइमेट पोल्यूटर्स है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। अगर आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम ये CO2e लिखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और उसके इक्विवेलेंट्स को क्रिएट करती है, एमिट करती है। लिक्विड फॉसिल फ्यूल्स बहुत मिलिट्री यूज़ करती है, और बाकी देश भी करते हैं, लेकिन लार्जेस्ट क्लाइमेट पोल्यूटर आप यूएस मिलिट्री को बोल सकते हैं। और इस टाइम अगर आप ये जो वॉर ईस्टर्न यूक्रेन में चल रही है, डॉनबास जो रीजन है आपका, दोनेस्क और लुहांस्क वाला, यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है। अगर आप वेजिटेशन, वाटर सिस्टम्स देखेंगे, डायरेक्ट इम्पैक्ट
इम्पैक्ट आपकी वाटर सप्लाई पे पड़ रहा है और पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है। तो आप देख सकते हैं टेरिटरी जो सेपरेटिस्ट कंट्रोल्स में है और टेरिटरी जो यहाँ जहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट का आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैप में ये रीजन्स बता रखे हैं कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है डॉनबास के इन्वायरमेंट पे सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। इसके बाद जो स्टडी है यूएस की, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मिलिट्री किस तरह से इम्पैक्ट करती है इन्वायरमेंट को। अगर यूएस मिलिट्री कोई देश होता, क्योंकि देश नहीं है ऑब्वियसली, कोई देश होता तो वो नंबर 47 पे आता ग्रीन हाउस गैस एमिशन नेशंस में, कि इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है यूएस मिलिट्री करती है। अगर आप फ्यूल यूजेज देखेंगे एज अ कंट्री, यूएस ऑलरेडी नंबर 2 पे है। अगर लिस्ट आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की किसी भी देश का देखेंगे तो यूएस ऑलरेडी नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे आपका चाइना है और इंडिया भी इसमें कहीं पीछे नहीं है, इंडिया भी नंबर 3 पे है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पे, और रशिया इसके बाद आपका आता है नंबर 4 पे। ये वर्ल्डोमीटर हमको ये डेटा बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस किस कंट्री के द्वारा कितनी होती हैं। तो देखिए चाइना, यूएस, इंडिया, रशिया, जापान, जर्मनी, कनाडा, ईरान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया टॉप 11 है। तो आप देख सकते हैं कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ये लोग करते हैं और पॉपुलेशन कितना है, पर कैपिटा कितना हो रहा है और शेयर ऑफ द वर्ल्ड कितना है। शेयर ऑफ द वर्ल्ड भी बहुत मैटर करता है। तो देखिए यहाँ पे चाइना 29.18%, इंडिया का अगर ध्यान रखिए 7.0 और इस टाइम रशिया 4.65% में आपको मैं बता रही हूँ। अब आप यहाँ पे हम एक और ऑर्गेनाइजेशन को कोट करेंगे, कन्फ्लिक्ट एंड इन्वायरमेंट ऑब्जर्वेटरी, CEOBS। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक को एजुकेट करती है इन्वायरमेंट पे। और इन्वायरमेंट के साथ साथ देखिए इन्वायरमेंट के आप में आपके ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं, आपके लोग भी आते हैं कि इसका ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मिलिट्री का लोगों की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। ये भी एक प्राइमरी ड्राइवर है जहाँ पे मिलिट्री एनर्जी यूज़ कर रही है, फ्यूल यूज़ आपका इंक्रीज़ हो रहा है और मिलिट्री बेसिस में एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, फ्यूल यूज़ हो रहा है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, ट्रांसपोर्टेशन जो इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, टैंक्स चल रहे हैं, तो इन सब से इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। और अगर CEOBS की रिसर्च हम यूके और यूरोपियन यूनियन मिलिट्रीज़ की देखें, मेजॉरिटी जितनी भी मिलिट्रीज़ हैं देश में वो बहुत ज़्यादा एमिट करती हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स एंड ग्रीन हाउस गैसेस। और ये सब कहाँ से आता है, आपके मिलिट्री इक्विपमेंट से, उनकी सप्लाई चेन से। सप्लाई चेन क्या हो गई, अब मिलिट्री इक्विपमेंट है तो उसको बनाने का तरीका है ना, क्योंकि उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं उनको आप माइन कर रहे हो, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज लगी हुई हैं आपकी, यूज़ हो रहा है और फिर डिस्पोजल हो रहा है। तो सबसे पहले प्रोड्यूस होगा, उन मटेरियल्स की माइनिंग होगी, फिर उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, उसको यूज़ किया जाएगा, उसको डिस्पोज भी किया जाएगा लास्ट में। तो ये पूरा जो सप्लाई चेन है इसी से आपका इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इक्विपमेंट आपके क्या आते हैं यहाँ पे, आपके गोली बारूद, गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट सब इंक्लूड होता है। अब यूक्रेन का इन्वायरमेंट जो है वो रशिया जो फायरवर्क्स आप देख रहे हैं वीडियोज़ में, न्यूज़ में, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है। तो कोई भी छुपा हुआ फैक्ट नहीं है कि जो कंपाउंड्स उससे निकल रहे हैं इतने ज़्यादा फायरवर्क से, ब्लास्ट जो हो रहे हैं, गन्स जो चल रही हैं, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स ऑलरेडी तो हैं ही, एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स वो और इंक्रीज़ हो रही हैं। यहाँ पे एक जियोलॉजिस्ट हैं कीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्पेस के, उन्होंने कहा यूक्रेन इज स्टैंडिंग बिफोर फर्स्ट ऑफ ऑल एन इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफी मोर डीप डेंजरस इन चर्नोबाइल। चर्नोबाइल आपने देखा, यूक्रेन ऑलरेडी देख चुका है कि सेकेंड चर्नोबाइल भी वहाँ के लिए हो सकता है। अब यूक्रेन जो है यहाँ पे 35% यूरोप की बायोडाइवर्सिटी आपको दिखेगी, रिवर्स दिखेंगे, डिनाइपर, डिनाइस्टर एट्सेट्रा, ये लाइफलाइंस हैं। ये जो रिवर्स हैं एक फूड सिक्योरिटी और पानी सप्लाई करते हैं, लोगों को एक सिक्योरिटी बनी रहती है। 16% देश जो है आपको फॉरेस्ट से ब्लेस्ड है यूक्रेन की अगर हम बात करें। और जोग्राफिकल लोकेशन जो है अब रशिया की और वेस्ट की, अब इस वजह से ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो पोल्यूट होते जा रहे हैं। और टू सच एन एक्सटेंट कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद रशिया, देखिए रशिया के क्या रीज़न
वो दे रहा है कि उसने यूक्रेन पे क्यों अटैक किया। हमारे एक्सपर्ट्स क्या एनालाइज कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, सोशल एक्सपर्ट्स, राइट, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स। फिर आते हैं आपके इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स, जिनका कहीं ना कहीं एक और रीज़न उन्होंने दिया है कि रशिया क्यों यूक्रेन को इन्वेड करना चाहता है, अटैक करना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन में बहुत सारे गैस रिजर्व्स हैं, मिनरल्स हैं, आयरन, टाइटेनियम, कोल, और ये वो वाले एरियाज़ हैं जिनको अभी तक एक्सप्लॉइट या यूज़ के लिए अभी यहाँ पे शुरुआत भी नहीं की गई। तो काफ़ी इकोनॉमी किसी देश की रेज़ हो सकती है अगर उसके हाथ में ये सब आ जाए। तो ये भी एक रीज़न दिया जा रहा है कि रशिया ऐसा करना चाहता है। यूक्रेन के जो कुछ एरियाज़ हैं, देखिए इनका प्रोनाउंसिएशन, ज़ैपोरिज़्हिया ओब्लास्ट, बाल्का एरिया, किरोवोह्राद, दोनेत्स्क, यहाँ पे लिथियम फील्ड्स हैं, और ये वो फील्ड्स हैं जिनको अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं किया गया, मिनिमम कैपेसिटी में भी नहीं। तो हो सकता है रशिया की नज़रें यहाँ पे भी हों। तो देखिए आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है यहाँ पे, एक इन्वायरमेंट, कि क्यों रशिया शायद इसके पीछे भी हो सकता है। यूक्रेन के लिथियम रिजर्व जो कि लार्जेस्ट है यूरोप में, ओके। और माइनिंग साइट्स यहाँ पे शुरू की जा सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनका इम्पैक्ट फिर से इन्वायरमेंट पे पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनिंग शुरू होगी, सॉइल पे, फर्टिलिटी पे, कन्फ्लिक्ट्स, आपके स्ट्रेंड कन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी चल ही रहे हैं, ग्रीन हाउस एमिशंस आपकी इंक्रीज हो ही रही हैं। पहले के भी जो वॉर इंस्टेंसेस हैं, पहले भी वहाँ पे काफ़ी इस तरह के इंस्टेंसेस हुए हैं। ऑलरेडी वहाँ पे जो क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब हो चुका है। उससे जितनी गंदगी निकली, जितना ट्रैश निकला, उसको रिमूव करने का भी कोई तरीका नहीं है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। इससे ऑलरेडी जो पोल्यूशन है दोनेत्स्क रिवर में, और वहाँ पे जो बैक्टीरियल है, फीकल कॉलीफॉर्म लेवल्स भी इंक्रीज हो गए, मतलब वो पानी बिल्कुल अनहेल्दी हो गया है यूजेज के लिए। तो देखिए आपको कितने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इस कन्फ्लिक्ट के देखने को मिलेंगे। तो रशिया ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी किया सीज, वो भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है। सो दिस इज हियर चेर्नोबिल, है ना, ये यूक्रेन, एंड देन रशिया ने इसको भी अभी अपने कब्जे में किया है। चेर्नोबिल डिज़ास्टर के बारे में आप जानते हैं, रेडियो एक्टिविटी का डिज़ास्टर था चेर्नोबिल के टाइम में हुआ, उसकी वजह से कंटामिनेटेड वाटर्स आज तक कंटामिनेटेड हैं, अनहेल्दी हैं। तो अब ये जो नए एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकेज हो रहा है, तो ये सब इंक्रीज होगा और सेकेंड चेर्नोबिल ना बन जाइए, है ना, एक और सेकेंड डिज़ास्टर इस देश के लिए ना हो जाए। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से चीज़ें जो हैं पीस टॉक्स की तरफ जाते हुए अभी तक तो नहीं दिख रही। अब ये लैंडस्केप डिस्ट्रप्शन जो हो रहा है, टर्शियल और मरीन हैबिटेट्स, वेपन्स, मिलिट्री व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, तो इररिपेरेबल डैमेज आगे आने वाले सालों में आपको यहाँ दिख रही है। ओपन बर्निंग हो रही है, डेटोनेशन, इनफिल्ट्रेशन, ये सब इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, जिसको अभी जब तक रोका नहीं जाएगा इस आर्म्ड कन्फ्लिक्ट को, तो ये किसी के भी फेवर में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन को नुकसान होगा, जो आपके गैसेज एमिट हो रहे हैं उससे पूरे अर्थ को ग्लोबल लेवल पे नुकसान होगा। और वाइल्ड लाइफ जो है उसको कितना नुकसान हो रहा है, जो पोचर्स हैं उनको तो अभी अच्छा टाइम मिल गया ना पोचिंग करने का, गन फायर, लैंड माइन्स, हैबिटेट लॉस, ये सब थ्रेट्स वाइल्ड लाइफ को चल रही हैं। 120 कंट्रीज आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स देख रही हैं लास्ट 30 ईयर्स से। 78% मैमल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। 600 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जहाँ पे नुकसान दिख रहा है। तो वॉर का बहुत असर जो है वाइल्ड लाइफ पे पड़ता है। इसको अगर हम हेल्प करना चाहते हैं एनिमल्स को कन्फ्लिक्टेड एरियाज़ में, तो हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं है। यू आर टोटली डैमेजिंग इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम इन द वाइल्ड लाइफ। स्ट्रैटेजीज लानी पड़ेंगी कि अगर कन्फ्लिक्ट ऐसा चलता है, स्पीशीज़ कंजर्वेशन का क्या होगा उस वक्त पे। तो इन्वायरमेंटलिस्ट आर वरिड अबाउट इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट एंड your wildlife also. So you're getting different perspectives here कि environment को किस किस तरीके से नुकसान हो रहा है। तो कंक्लूजन आपको समझ में आ रही होगी कि हम रिवर्स की बात कर सकते हैं, हम फॉरेस्ट की बात कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात कर सकते हैं, किस तरह से चेर्नोबिल ऑलरेडी हुआ और एक इररिपेरेबल लॉस की तरफ हम जा रहे हैं। सिर्फ यूक्रेन की बात नहीं है, पूरे देश, पूरे ग्लोबल इकोसिस्टम की बात है यहाँ पे। अब न्यूक्लियर वेपन्स अभी यूज़ नहीं हो रहे, अगर होंगे, एक्सप्लोजिव्स होंगे, तो इन्वायरमेंट का आप समझ सकते हैं कि क्या ही होगा। बर्निंग से तो ऑलरेडी ख़राब हो ही रहा है। हाई इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट्स मीन्स आपका हाई इंटेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और क्लाइमेट चेंज,
कुछ केसेस में लोग जब डिस्प्लेस हो रहे हैं वो भी प्रेशर डालते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज का भी तो प्रेशर पड़ेगा जब वो इतना ज़्यादा मूव करेंगे सेंसिटिव इकोसिस्टम्स की तरफ से। लार्ज स्केल रिफ्यूजी मूवमेंट्स आपको देखने को मिल रही हैं, लोग बाउंड्रीज क्रॉस करके जा रहे हैं। इसका भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नेबरिंग कंट्रीज पे पड़ेगा जब इतने सारे रिफ्यूजीज आएंगे, क्योंकि कैसे कोप करेंगे, इतने लोगों को कहाँ रखेंगे, इन्फ्लक्स कैसे मैनेज करेंगे, उनकी बेसिक नीड्स को कैसे पूरा करेंगे। तो ये अनइंटेंडेड डेलिबरेट मतलब हो, चाहे मतलब किसी की इच्छा हो या ना हो, लार्ज स्केल न्यूक्लियर इंसिडेंट्स जो हैं उससे हमेशा इंटर ट्रांसबाउंडरी इम्पैक्ट्स लोगों की ज़िंदगी पे पड़े हैं। और इसका आउटकम रिजल्ट क्या आता है? इकोलॉजी आपकी पूरी कोलैप्स हो जाती है जब भी कोई वॉर ख़त्म होती है, और यहाँ पे भी हमको ऐसा ही दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं इसके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब एग्जाम में आप लिखते हैं या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है पॉलिटिकल सोशल के साथ आपको हर एक एस्पेक्ट टच करना है। इन्वायरमेंट एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। सो क्वेश्चन इज, ये डिजास्टर आप मुझे बताइए, चोनोबिल डिजास्टर जो है न्यूक्लियर एक्सीडेंट कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986, 24 अप्रैल 1986, 20 अप्रैल 1986, 2 जुलाई 1986। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में आप मुझे बता सकते हैं पोल में पार्टिसिपेट करके। बाकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।